जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की 6ठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और मतलब जनरली इसमें हम पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज, है ना। मतलब समरूप त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे चैप्टर में डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले समरूपता के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि देखो समरूपता जो होगा ना, कैसे मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ न कुछ आपको रिलेट करेगा। आपने अगर कक्षा 9वीं अच्छी से पढ़ा होगा, उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सर्वांगसम से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम एक कॉलम बना लेते हैं, उसमें सर्वांगसम और स्वरमुख दोनों को साथ के साथ समझ लेते हैं, ताकि हम आगे वाले क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप दो चीजें देखिए। सबसे पहले आप समझिए कि सर्वांगसम क्या होती है। सबसे पहले देखिए कि सर्वांगसम क्या होती है, और जस्ट इसका अपोजिट देखिए समरूप क्या होती है ना। मतलब समरूप आकृतियां क्या होती है। तो जनरली अगर हम स्टेटमेंट का ना बात करेंगे, तो जनरली हम समझे कि जिसकी आकार और अमाप समान हो, है ना, अमाप समान हो, उसे हम सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। अगर हम समरूप की बात करें, इसमें क्या होती है, आकार तो समान होती है, आकार तो समान होती है, लेकिन इसकी जो अमाप है, इसकी जो अमाप है, ये समान अनुपात में होती है। ये क्या होती है, समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। यानी सर्वांगसम क्या होती है, जिसके आकार और अमाप सबके सब समान है, मतलब डुप्लीकेट होने चाहिए, है ना, एकदम टू कॉपी होना चाहिए। लेकिन समरूप में क्या होता है, आकार तो समान हो, लेकिन उसके अमाप समान अनुपात में हो, अलग अलग अनुपात में हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर मैं बोलूँ कि एक ये त्रिभुज लिया, तो मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो गया, मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर। और इसका हमें सर्वांगसम त्रिभुज बनाना होगा, इसका सर्वांगसम त्रिभुज, तो वो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, तीनों के तीनों को हमें 3-3 सेंटीमीटर का ही लेना पड़ेगा। मतलब एकदम इसका डुप्लीकेट होना चाहिए, है ना। आकार भी सेम है और अमाप साइज भी देखो सेम है। लेकिन अगर मैं समरूप की बात करूं, तो मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया है 3-3 सेंटीमीटर वाली, 3-3 सेंटीमीटर वाली, और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री वाला, जो समबाहु त्रिभुज लिया मतलब मान लीजिए हमने, है ना। तो लेकिन इसका अगर अमाप बराबर ना हो, समान अनुपात में हो, तो तभी चलेगा। जैसे कि अगर मैं एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेता हूं, जिसकी कोण तो बराबर है, देखो कोण बराबर है, मतलब कोण तो बराबर है, मतलब आकार तो सेम है ना। लेकिन इनकी भुजाओं की जो लंबाई होगी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो मान लो कि 5-5 सेंटीमीटर, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनकी देखो इनके आकार तो सेम है त्रिभुज, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के सिमिलर। क्या कहलाएंगे, सिमिलर या समरूप। अभी आपको आइडिया लग गया होगा। यानी सर्वांगसम कहलाते हैं जिसके आकार और अमाप सब कुछ एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। लेकिन समरूप में क्या होता है, आकार और अमाप, आकार तो समान हो, लेकिन अमाप जो हो, मतलब साइज जो हो, उसका क्या हो सके, समान अनुपात में हो। क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, ताकि और अच्छे से आपको ये क्लियर समझ में आ जाए, है ना। देखो सिंपल, इसको आप ऐसे समझो। अब इसको ऐसे समझो कि इसमें क्या होता है, कोण समान हो और भुजाएं भी समान हो, भुजाएं समान हो, मतलब सब कुछ बराबर हो। लेकिन इसमें क्या होता है, पहला आपको दिख भी रहा था सर, कोण बराबर हो, कोण बराबर हो, लेकिन भुजाएं जो है ये बराबर नहीं, ये समान अनुपात में हो। भुजाएं जो है समान अनुपात में हो, तो हम बोलेंगे कि कोई दो आकृति जिसकी कोण बराबर हो और भुजाएं समान अनुपात में, तो वो समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अगर वही बात करें हम सर्वांगसम की, तो दो आकृतियों की भुजाएं भी समान हो और कोण भी समान, तो उसे हम सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। आपको पहचानना है कि सर्वांगसम होते हैं या समरूप। अब देखो सर्वांगसम होने के लिए उसके आकार हमेशा सेम होना चाहिए और उनकी अमाप भी हमेशा सेम होना चाहिए। तब बोलो सर आकार तो सेम है, दोनों के दोनों वृत्त हो, मतलब जितने भी हम वृत्त लेंगे सबके सब वृत्त ही होंगे। लेकिन सर इसमें साइज छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सभी वृत्त के बारे में बोला ना, एक वृत्त के बारे में नहीं, सभी वृत्त के बारे में बोला। तो देखो ऐसे हो सकता है, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया,
तीसरा वृत्त इससे बड़ा हो गया, चौथा वृत्त देखो इससे बड़ा हम बना सकते हैं, आगे हो गया, है ना। मतलब बहुत, मतलब देखो इसका क्या है, देखो आकार तो सेम है, सबके सब वृत्त हैं, लेकिन इनके साइज जो है ना अनुपात में, समान अनुपात में है। आप बोल सकते हैं ना अनुपात में है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या बराबर है साइज, बोलेंगे नहीं। क्लियर है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, जो अगर हम पहला क्वेश्चन अगर पढ़ के बताएं तो आपको बता सकते हो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम होने के लिए मान लीजिए एक रेडियस 1 सेंटीमीटर रेडियस का है तो अगला भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे, नहीं। ये 1 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर का, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर का, हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर का हो, मतलब अनुपात में दिया गया। यानी अनुपात मतलब क्या हो जाएगा सर, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम होते हैं। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेम वही, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं, ये सर्वांगसम। अब आपको आंसर मिल गया होगा। वर्ग बनाते, चलो वर्ग बनाते, फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये देखो एक वर्ग ये हो गया, चलो वर्ग बनाते, ये वर्ग हो गया एक, फिर देखो दूसरा वर्ग ये हो गया। अब आप बताते चलना, तीसरा वर्ग ये हो गया, चलो चौथा वर्ग ये हो गया। अब हमें बताओ कि क्या सभी वर्ग कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे या समरूप। आपको दिख रहा है सर, सर्वांगसम होने के लिए सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर दिख रही है, नहीं सर, आकार तो सेम है, सबके सब वर्ग हैं, लेकिन इनकी भुजाएं समान अनुपात में है, इसका मतलब ये समरूप है। इसका मतलब क्या है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आपको आकृति देख के भी अच्छे समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, चलो दूसरा अगला क्या है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होंगे या समबाहु त्रिभुज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें समझना चाहिए, समद्विबाहु और समद्विबाहु और समबाहु मतलब में क्या अंतर है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा, है ना। बाहु मतलब होता है भुजा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। अब आते हैं समबाहु में, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो बराबर भुजा वाली त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब आते हैं देखो इसको अच्छे से समझने के लिए, एक त्रिभुज हम ऐसा बनाते हैं, चलो एक त्रिभुज ये हो गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। चलो मान लो ये 3 सेंटीमीटर, मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। और एक त्रिभुज हम ऐसा बनाते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो, देखो जिसकी दो भुजा बराबर है। देखो तो मान लो ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये 3 सेंटीमीटर होगा। हमें समद्विबाहु देखना, सिर्फ दो ही भुजा बराबर हो सकता है ये तीसरा भुजा जो होगा हो सकता है 4 सेंटीमीटर या 3 से कम भी हो सकता है ना, मतलब 3 तो नहीं होगा। मान लो ये 4 सेंटीमीटर। अब हमें बताओ, सबसे पहले बताओ क्या दोनों त्रिभुज देखने में सेम लग रहे हैं, देखने ही सबको लग रहा है कि सर दोनों की आकार अलग अलग है, दोनों की आकार क्या अलग अलग है, दोनों की आकार क्या अलग अलग है ना। तो यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बोलूं कि इनमें मतलब सभी किस प्रकार के त्रिभुज जो होंगे हमारे समरूप होंगे, तो हमें क्या करना होगा, समबाहु त्रिभुज जो है ना, समबाहु त्रिभुज इसके जो कोण हो, देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये देखो क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, और प्रत्येक कोण कितने के बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर। यानी अगर हम चाहेंगे तो हम समबाहु त्रिभुज बहुत सारा बना सकते हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात अलग अलग हो जाएगा और उनके कोण हमेशा कितने के बराबर होंगे, कोण हमेशा 60 के बराबर। देखो कोण हमेशा कितने बराबर हो जाएंगे 60 के बराबर। और हो सकता है मान लो ये 3 हो सकता है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी हम समबाहु त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे उनके प्रत्येक कोण तो बराबर होंगे ही, क्योंकि हम देखो अभी भी सीखा है कि समरूप होने के लिए उनके आकार बराबर होना चाहिए, यानी उनके कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए और उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो। तो देखो इनके कोण क्या हो गए, देखो इनके कोण क्या हो गए बराबर, हमेशा समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, उनकी भुजा मतलब ये 3 क्या है, ये 5 के अनुपात में है। लेकिन अगर वही बात करें हम समद्विबाहु की, तो आप बोलोगे कि सर समद्विबाहु त्रिभुज का कोण का कोई ठीक नहीं हो सकता। देखो मैंने एक ऐसा त्रिभुज बनाया और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है,
ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तब बोलो सर ये भुजा बराबर है, लेकिन इससे कोण का कोई ठीक नहीं। इसमें देखो ये तो 90 डिग्री दिख रहा था, हो सकता है ये दोनों 45 हो या 60 हो, इसमें कोण बराबर हो जरूरी नहीं। देखो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई इसकी निश्चितता नहीं है, लेकिन सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इसके कोण हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, कोण बराबर होगा, और हमें पता है तीनों भुजा बराबर होती है। तो मान लो ये 3 है, अगर तीनों भुजा बराबर, तो मान लो इसमें हम 10 भी ले ले, 50 भी ले ले, तभी तो किसी अनुपात में ही होगा, 3 अनुपात कुछ होगा, मतलब समान ही अनुपात में होगा ना। यानी सभी के सभी समबाहु त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे, समद्विबाहु नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अब बोले देखो इस सबसेशन मैंने आपको सिखा भी दिया इसको, है ना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब कब होते हैं? जब उनके कोण बराबर हो, जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर दो, क्या हो? संगत कोण बराबर, अभी सीखा है भी। और उनकी भुजाएं क्या हो? समान अनुपात में हो, क्या हो? समान अनुपात में हो, समान अनुपात में। और इसी को हम क्या बोलते हैं? समान अनुपात में, तो इसको बोलते हैं समानुपाती हो, मतलब समानुपाती में। तो उनकी भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो क्या भरेंगे यहाँ पे? समानुपाती, है ना। इसको एकदम अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया, अभी क्लियर। उम्मीद करती हैं आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अगर आपको समरूप वाला कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि जिनकी कोण बराबर होती है और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। क्या बोला गया? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृति बनानी है, तभी मैंने बनाया भी था, समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। आकृति ही नहीं बनाना है, आप समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। देखिए क्या करते हैं, चलो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बना दें और एक और त्रिभुज बना दीजिए। समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजा क्या हो गई? बराबर। इसको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी मान लीजिए कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अगर ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये भी हो जाए कितना? 60 डिग्री के बराबर। ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो ध्यान दोगे कि देखो इनके कोण क्या है? बराबर आ रहे हैं, और इनकी भुजाएं जो है समान अनुपात में। यानी ऐसा त्रिभुज जिनके कोण बराबर हो और भुजाएं समान अनुपात में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समरूप आकृतियां। लेकिन अगर वही बात करें, हमें ऐसा आकृति बनानी है दो भिन्न भिन्न की जो आकृतियां समरूप नहीं हो, बहुत आसान सा है। एक क्या कर दो, आप त्रिभुज बना लो और एक चतुर्भुज बना दो, क्या ये समरूप कहलाएंगे? समरूप नहीं, सिंपल, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। एक वृत्त बना लेते हैं और एक हम क्या करते हैं? पंचभुज बना लेते हैं। क्या ये दोनों आकृतियां समरूप होंगे? नहीं होंगे। अगर आप बात करें तो ऐसे ही बोल सकते हो कि सर हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, और ये हो जाएगा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो ही भुजा बराबर है, जिसके दो ही भुजा बराबर है। ऐसे बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, जिस एग्जाम्पल के जरिए आप समद्विबाहु त्रिभुज समरूप को बता भी सकते हो और समरूप को ये भी बता सकते हो ये समरूप आकृतियां नहीं भी होंगी, है ना। तो उम्मीद करता आपका भी एग्जाम्पल हो सकता है अलग हो, मुझसे अलग हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे आकृतियां जो समरूप होंगे, बहुत सारे ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं भी होंगे, है ना। तो इसमें से हमें मात्र दो ही एग्जाम्पल बनाया था, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो अगला एग्जाम्पल, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज के बारे में समरूप है या नहीं। अब आपको देखो समरूप का बेसिक कंडीशन पता होना चाहिए कि सर पहला क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। दूसरा क्या होता है कि सर संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो। अब बहुत बच्चे दिखते क्या है, उनको ये याद रहता है कि सर समान अनुपात, सर समान अनुपात। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ देखेंगे सर 3 सेंटीमीटर। अब अनुपात निकालना स्टार्ट करेंगे, सर SR बट्टा DC कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर बट्टा 3 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर ये सेंटीमीटर करके आ गया सर 1.5 बट्टा 3 और 10 मिनट आगे यहाँ 0 कर देंगे, होगा 15 बट्टा 30, जो कि बराबर हो जाएगा सर 1/2 के,
है ना। अब इसी प्रकार बोलने लगे, देखो ये भी सर 1.5 है, 3 ये भी 1/2, सर ये भी देखो 1.5 है, ये 3 ये भी हो गया सर 1/2, फिर बोलेंगे देखो ये भी 1.5 है, ये हो गया 3 ये भी कहेंगे 1/2। अब बोलेंगे सर इसकी जो भुजाएं है ना समान अनुपात में आ रही है। अब बोलेंगे सर ये तो समरूप होनी चाहिए, क्योंकि सर इसकी भुजाएं जो है ना इस समान, चलो क्या बोलिए कि भुजाएं जो हैं, भुजाएं समान अनुपात में है, भुजाएं समान अनुपात में, ये सब बोलेंगे भुजाएं क्या समान अनुपात में। लेकिन क्या आप ध्यान दिए आपने, क्या इसके संगत कोण बराबर हैं? हमें सबसे पहले ध्यान देना था संगत कोण पे, हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना, संगत कोण पे। अगर ये बराबर होगा तभी हम अगला चेक करेंगे। अब बच्चा सबके मन में यही बैठा रहता है, वो एग्जाम में गलती करके आते हैं कि बोलेंगे सर इसके संगत भुजाएं समान अनुपात में थी इसलिए हमने इसको क्या किया, समरूप मार दिया। क्या आपने देखा कि इसका कोण बराबर है? इसका कोण भी देखना है ना, चलो कोण देखना। देखो ये सर 90 डिग्री, ये सर 90 डिग्री, क्या इसमें हमें कोई दिख रहा है कहीं 90 डिग्री? इसमें होता तो कोई 90 डिग्री चिन्ह दिखता है ना, तो बोलेंगे इसके सर संगत कोण ही बराबर नहीं, इसके क्या है सर, संगत कोण समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए चतुर्भुज PQRS समरूप नहीं, देखो नहीं के लिए, देखो समरूप के लिए हो गया, इसको ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा नहीं, समरूप नहीं है किसके, चतुर्भुज ABCD के। क्लियर समझ में आ गया होगा ना, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको दोनों चीजें, है ना। यानी है यहाँ पे हमें कुल मिला क्या देखना था कि सर सबसे पहले चेक किया करो संगत कोण बराबर है कि नहीं। अगर संगत कोण बराबर होता है तब हम संगत भुजाएं पे जाएंगे। अगर संगत कोण ही नहीं बराबर होता क्या हमें आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं चेक करने की जरूरत है। वहीं डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि यह आकृति समरूप नहीं है, जैसे कि यहाँ चतुर्भुज समरूप नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको इस समरूपता चेक करने एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, समरूपता चेक करने एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में जो हम आगे सीखने वाले हैं, जिससे बहुत बच्चे भागते फिरते हैं, जिससे हम लोग प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, बहुत ही अच्छा उससे क्वेश्चन बनता है और बहुत ही आसान होता है। मान के चलिए मेरे बात कि बहुत 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 आसान होता है। बच्चे सब बस झूठ मूठ के उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये समरूपता हमको समझ ही नहीं आ रहा है, थेल्स थ्योरम समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे आसान वही होता है, अगर आप उसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान आता है, आराम से उसको बना लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे।